हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज हम बात करेंगे धातुओं के रासायनिक गुणधर्म के बारे में। इससे पिछले वीडियो में मैंने बात किया था कि धातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं। यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप जाकर के देख लें, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। बात कर लेते हैं वायु के साथ अभिक्रिया। धातु वायु के साथ अभिक्रिया कैसे करता है। यहाँ पर दिया गया है, धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। धातु यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा धातु ऑक्साइड। उदाहरण दिया गया है, यदि कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा कॉपर ऑक्साइड, जिसका रंग काला होगा। आगे दिया गया है, यदि एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम यदि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा। धातु ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक आग पकड़ लेते हैं, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। आगे बात कर लेते हैं, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, सीसा वायु के साथ धीरे अभिक्रिया करते हैं, इसीलिए इस धातु पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। आगे बात कर लेते हैं, लोहा वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन ज्वाला में लोह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। इस वीडियो में जितना भी पॉइंट लिखाया जा रहा है सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बात कर लेते हैं, कॉपर भी प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। चांदी, सोना ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं, क्योंकि ये अभिक्रियाशील नहीं होते हैं। बात कर लेते हैं, वैधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। वैधर्मी ऑक्साइड, इसका परिभाषा इसे दिया जा सकता है, वे ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से अभिक्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, Al2O3 साथ में यदि HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा AlCl3 साथ में जल। यदि Al2O3 करेगा NaOH से बनेगा NaAlO2 साथ में जल। ठीक है, आगे बात करते हैं, जल के साथ अभिक्रिया। धातु जल के साथ अभिक्रिया करता है, धातु ऑक्साइड साथ में हाइड्रोजन गैस। धातु ऑक्साइड यदि जल के साथ अभिक्रिया करता है तो बनता है धातु हाइड्रोक्साइड। अब बात कर लेते हैं, धातु जल के साथ कैसे अभिक्रिया करता है, किस किस माध्यम में अभिक्रिया करता है, किसमें कैसे अभिक्रिया करता है। ठंडे जल के साथ अभिक्रियाशीलता, यहाँ पर यदि सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम को जल में डाला जाएगा तो ये तेजी से अभिक्रिया कर लेगा। गर्म जल के साथ अभिक्रियाशीलता, यहाँ पर देखिए मैग्नीशियम, सिर्फ मैग्नीशियम है जो गर्म जल के साथ अधिक अभिक्रियाशील होता है। केवल भाप के साथ अभिक्रियाशील धातु है एल्युमिनियम, लोहा, जिंक। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करता है, वो सभी धातु है सीसा, कॉपर, सोना, चांदी। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं इसके उदाहरण की, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, सोडियम यदि जल के साथ अभिक्रिया कर रहा है बन रहा है NaOH साथ में हाइड्रोजन गैस, उसके साथ में उष्मा। कैल्शियम यदि
जल के साथ अभिक्रिया करता है बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड साथ में जल। मैग्नीशियम यदि जल के साथ अभिक्रिया करता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड साथ में जल। Al यदि H2O के साथ अभिक्रिया करता है Al2O3 साथ में हाइड्रोजन गैस। Fe यदि H2O के साथ अभिक्रिया करता है तो Fe3O4 साथ में हाइड्रोजन गैस। आगे बात कर लेते हैं धातु की तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु यदि तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, लोहा यदि HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा FeCl2 साथ में हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम यदि HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा MgCl2 साथ में हाइड्रोजन गैस। Zn यदि HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा ZnCl2 साथ में हाइड्रोजन गैस। Al यदि HCl के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा AlCl3 साथ में हाइड्रोजन गैस। ठीक है। कॉपर, चांदी और मरकरी तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट है। आगे बात कर लेते हैं धातु की अन्य धातु लवण के साथ अभिक्रिया। ठीक है। धातु को यदि लवण विलयन खो के साथ अभिक्रिया करेगा तो बनेगा लवण विलयन खो साथ में धातु खो। जैसे यहाँ पर अधिक अभिक्रियाशील धातु अपने से कम अभिक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर देता है, जिसे हम विस्थापन अभिक्रिया कह सकते हैं। यह धातु की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। पर बात कर लेते हैं सक्रियता श्रेणी की। वह सूची जिसमें धातु को क्रियाशीलता के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया है। सक्रियता श्रेणी का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है ट्रिक के साथ। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, आप लोग उसे जाकर के देख लें। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आगे बात कर लेते हैं कैसे व्यवस्थित किया गया है क्रियाशीलता समूह में। इसको धातु को सबसे बात कर लेते हैं। यहाँ पर पोटेशियम सबसे अधिक है अभिक्रियाशील में, सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। उसके बाद है सोडियम, उसके बाद है कैल्शियम, उसके बाद है मैग्नीशियम, उसके बाद है एल्यूमिनियम, उसके बाद है जिंक, उसके बाद है लोहा। ये सभी अभिक्रियाशीलता घटती जा रही है, अभिक्रियाशीलता घटती जा रही है। आप लोग इसे ध्यान रखें। आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए, उसके बाद है सीसा, उसके बाद है हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद मरकरी। आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद सोना, चांदी Ag, उसके बाद सोना। ठीक है। सबसे कम अभिक्रियाशील सोना है। अब बात कर लेते हैं आगे। जैसे यहाँ पर धातु की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तत्व को अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनायन बन जाते हैं। अधातु परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, ऋणायन बन जाते हैं। जैसे यहाँ पर NaCl का निर्माण किया गया। Na यहाँ पर देखिए एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर रहा है। यहाँ पर है 281, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। यहाँ पर ये एक, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है। ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन यदि इसको घट जाता है तो यहाँ पर ये नियॉन की प्रवृत्ति पर आ जाता है। यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अधिक है, इसीलिए ये क्लोरीन को दे देगा। यहाँ पर ये त्याग कर रहे हैं, यहाँ पर माइनस इलेक्ट्रॉन में। ठीक है। यहाँ पर देखिए क्लोरीन के साथ एक इलेक्ट्रॉन जुटा। ठीक है। यहाँ पर इसका संयोजकता कोष 7 है, संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन 7 है। यहाँ पर इसको 1 दिया तो बन गया यहाँ पर 8। ठीक है। ये ग्रहण करके ऋणायन बन गया।
जैसे यहाँ पर से NaCl का निर्माण हुआ तो उसके बाद NaCl का निर्माण हुआ Na+, इसके पास उड़ गया 8 इलेक्ट्रॉन S तक का पालन करने लगा। यहाँ पर ये प्लस वे माइनस, ठीक है। आयनिक यौगिक एक दूसरे के विपरीत होते हैं इसीलिए आकर्षित होते हैं वे। यहाँ पर ये प्लस ये माइनस में आ गया इसीलिए आकर्षित होंगे और NaCl का निर्माण हो गया, ठीक है। बात कर लेते हैं आयनिक यौगिक की। आयनिक यौगिक क्या होते हैं? विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंधकर आयनिक यौगिक बन जाते हैं। आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या होते हैं? बात कर लेते हैं भौतिक प्रवृत्ति की। इसकी भौतिक प्रवृत्ति, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये समानतः भंगुर होते हैं। इसके गलनांक और क्वथनांक के बारे में बात कर लेते हैं। आयनिक यौगिक का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। के बात कर लेते हैं घुलनशीलता की। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलयनों में अविलय होते हैं। आगे बात कर लेते हैं विद्युत इसमें चालन करता है या नहीं करता है। आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं, ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ये सभी याद करने वाली बात है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसमें धातु की प्राप्ति कैसे की जाती है, जिसे धात्विकी कहते हैं। खनिज के बारे में बात कर लेते हैं। खनिज क्या होते हैं? पृथ्वी में प्राकृतिक रूप में उपस्थित तत्व एवं यौगिक को खनिज कहते हैं, ठीक है। बात कर लेते हैं अयस्क की। अयस्क क्या होते हैं? वे खनिज जिसमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है उसे निकालना लाभकारी होता है, उसे अयस्क कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए सक्रियता श्रेणी से संबंधित बातें हैं। सक्रियता श्रेणी से संबंधित धातु कर्म यहाँ पर देखिए ये सभी स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहते हैं। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं मध्य में अभिक्रियाशील। सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट एस के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन। इसका सल्फाइड एस के रूप में, कार्बोनेट एस के रूप में और सल्फाइड ऑक्साइड के रूप में होता है। ये इसी कार्बन द्वारा अपचयित किया जा सकता है, अलग किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर ये सभी धातु हैं जिंक, लोहा, सीसा, कॉपर, मरकरी, ठीक है। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर सोना और चांदी ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती हैं, ये प्राकृतिक में पाई जाती है, प्राकृतिक रूप में। यहाँ पर ये देख लीजिए धातु का निष्कर्षण के से धातु को प्राप्त करना ही धातुओं का निष्कर्षण कहलाता है। यहाँ पर चरण 1 में दिया गया है, पहले इसका समृद्धिकरण करना है, उसके बाद धातुओं का निष्कर्षण करना है, उसके बाद धातु को परिष्कृत करना है। जैसे यहाँ पर दिया गया है अयस्क, अयस्क को क्या क्या करना है यहाँ पर डिटेल में दिया गया है। अयस्क का सांद्रण करना है, इसके बाद उसके बाद सांद्रण करने के बाद यहाँ पर 3 धातु निकलेंगे। यहाँ पर उच्च अभिक्रियाशील धातु, मध्य अभिक्रियाशील धातु, सबसे निम्न अभिक्रियाशील धातु। पहले बात कर लेते हैं सबसे उच्च अभिक्रियाशील धातु की, ठीक है। गलित धातु का विद्युत अपघटन द्वारा, इसके यहाँ पर गलित धातु है इसीलिए इसे विद्युत अपघटन द्वारा धातु प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर विद्युत अपघटन से डायरेक्टली यहाँ पर शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मध्य में अभिक्रियाशील वाले धातु की बात कर लेते हैं। मध्य में अभिक्रियाशील धातु की कैसे प्राप्त किया जा सकता है इसे? ये एस के रूप में सल्फाइड एस या कार्बोनेट एस के रूप में रहता है। जैसे यहाँ पर HgS, सिंदूर ZnS, ठीक है। यहाँ पर और कार्बोनेट एस के रूप में ZnCO3, ठीक है। बात कर लेते हैं इसे कैसे निकाला जाता है, ये बात करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर समझने की बात है भर्जन और निस्तापन। मैं पहले इसे समझा देता हूँ ये दोनों होते क्या हैं, उसके बाद यहाँ समझेंगे। भर्जन, यहाँ पर देखिए भर्जन क्या होते हैं। भर्जन सल्फाइड एस को वायु की उपस्थिति में
अधिकांश ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को भर्जन कहते हैं। ठीक है, भर्जन। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसका मतलब है कि यहाँ पर अधिक तापमान है, अधिक तापमान पे इसे गर्म किया गया है। ठीक है, जिसे परिभाषा के अनुसार दिया गया है। परिभाषा अभी पढ़े हैं। यहाँ पर दिया गया है सल्फाइड रस को वायु की उपस्थिति में, यानी कि वहाँ पर वायु रहेगा और उसकी उपस्थिति में अधिकांश ताप, यानी कि अधिक ताप दिया जाएगा, वहाँ पर गर्म करेगा उसको और यह ऑक्साइड में बदल जाएगा। ठीक है, इस प्रक्रिया को ही भर्जन कहते हैं। भर्जन का उदाहरण दिया गया है, जैसे जिंक सल्फाइड को तापमान डालेगा तो बनेगा जिंक ऑक्साइड, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पर देखिए, इसको HGS को O2 के साथ अभिक्रिया कराएगा तो बनेगा, तापमान से डालेगा उसमें बनेगा HGO, साथ में ये। ठीक है, सीने बार जिसे कहते हैं। यहाँ पर देखिए, सीने बार को वायु में रखा गया। ठीक है, सीने बार को वायु में रखा गया, गर्म किया गया, भर्जन किया गया, उसके बाद हुआ धातु का ऑक्साइड बना। अब जान लेते हैं निस्तापन के बारे में। निस्तापन क्या होते हैं, उसके बाद समझेंगे इसको, निस्तापन क्या होते हैं। यहाँ पर देखिए, निस्तापन के बारे में दिया गया है। निस्तापन क्या होते हैं? कार्बोनेट गैस को सीमित वायु में अधिकांश ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को निस्तापन कहते हैं। यहाँ पर इसका उदाहरण दिया गया है। जैसे यहाँ पर देख लिए, ZnCO3 का तापमान देगा सीमित वायु में, यहाँ पर ZnO जिंक ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, ऑक्साइड में परिवर्तित हो गया। सिर्फ आप धातु को अपचयन करेंगे, हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर इसको वायु में गर्म किए और यहाँ पर धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। इसे सीमित वायु में गर्म किए, धातु ऑक्साइड प्राप्त हो गया। अब इस धातु ऑक्साइड को हम धातु में अपचयन करेंगे। अपचयन करने के बाद हमें शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर शुद्ध धातु प्राप्त करना ही था, शुद्ध धातु प्राप्त हो गया, निष्कर्षण धातु का हो गया। आगे बात कर लेते हैं सबसे कम अभिक्रियाशील धातु को कैसे प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है, ये प्राकृतिक रूप में पाया जाता है। ठीक है, सल्फाइड गैस के रूप में, प्राकृतिक में। उसके बाद यहाँ पर इसका भर्जन किया जाएगा। उसके बाद आपको धातु यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। धातु प्राप्त होने के बाद इसको परिष्करण किया जाएगा। परिष्करण करने के बाद आपको शुद्ध धातु प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं अयस्क से धातु को निष्कर्षित में प्रयुक्त चरण। यहाँ पर कुछ चरण दिए गए हैं, इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ मुख्य चरण। यहाँ पर गैंग की परिभाषा, पृथ्वी से खनिज अयस्क में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियाँ पाई जाती है, जिसे गैंग कहते हैं। यानी मिट्टी से जो हम अयस्क प्राप्त करेंगे या खनिज, उसमें जो बेकार पदार्थ होंगे उसे गैंग कहेंगे, गैंग। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं अपचयन की। अपचयन क्या होता है? अपचयन धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। जैसे यहाँ पर जिंक ऑक्साइड को कार्बन के साथ अभिक्रिया कराएगा तो बनेगा जिंक और कोबाल्ट। ठीक है, आप अपचयन से भी धातु प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मध्य में आने वाले धातु को अपचयन से भी आप धातु को प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं धातु का परिष्करण कैसे होता है। धातु के अपद्रव को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। ठीक है, सबसे आसान विधि, उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। ठीक है, इस प्रकार हम धातु का परिष्करण अच्छे से कर पाएंगे, जैसे यहाँ पर दिया गया है एग्जाम्पल के तौर पर। यहाँ पर कैसे करना है ये दिया गया है। बात कर लेते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण की।
यहाँ पर देखिए प्रत्येक पॉइंट समझा रहा हूँ। यहाँ पर एनोड इसी प्लस में है, कैथोड माइनस में है, ये माइनस पर होता है। आप लोग ने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इसमें विलयन डाला गया CuSO4 का, जो कि अम्लीय है, ठीक है, एक प्रकार का टैंक है। यहाँ पर कुछ बातें जान लेते हैं नीचे। यहाँ पर देखिए बताया जा रहा है कि एनोड पर अशुद्ध तांबा को रखा गया, कैथोड पर शुद्ध तांबा को रखा गया, ठीक है। विलयन है CuSO4 और कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की मात्रा में। उसके बाद बताया जा रहा है कि विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल जाती है, ठीक है। वहाँ पर यदि विद्युत अपघटन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की गई तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में घुल गया है, ठीक है। उसके बाद उतना ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघटन से कैथोड पर निपेक्षित हो गया। उतना ही मात्रा में जितना कि यहाँ पर एनोड पर हुआ उतना ही कैथोड पर निपेक्षित हो गया। शुद्ध मात्रा में कॉपर, यहाँ पर कॉपर शुद्ध है, निपेक्षित हो गया। उसके बाद अविलेय अशुद्धि एनोड तली पर निपेक्षित होगी। उसके बाद जो विलेय नहीं हुआ उसमें जो वहाँ पर उसमें घुला, जो नहीं घुल पाया वह वहाँ पर निपेक्षित हो गया। अशुद्धियाँ वही हैं जिसे एनोड पंख कहते हैं। वो जहाँ पर वह अशुद्धियाँ निपेक्षित हुई उसे ही क्या कहते हैं, एनोड पंख कहते हैं। यहाँ पर देख लीजिए एनोड पंख है, ये एनोड पंख है। एनोड पंख यहाँ पर देखिए अशुद्धि है, ठीक है, ये अशुद्धि है। क्लियर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं संक्षारण की। संक्षारण, ये सभी धातु के रासायनिक गुण के बारे में संक्षारण की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पर संक्षारण की बात कर लेते हैं। धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता एवं वायु आदि के संपर्क में आने पर संक्षारित हो जाता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसके कारण वस्तु काली हो जाती है। कभी कभी सिल्वर काली हो जाती है क्योंकि वह वायु में सल्फर से अभिक्रिया कर लेती है। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। प्रत्येक पॉइंट विभिन्न है, कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं लोहा कैसे संक्षारित होता है। लोहा को यदि आर्द्र वायु में खुला छोड़ दिया जाता है, ठीक है, तो वह भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ा लेती है, जिसे जंग कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर दिया गया है आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग की पदार्थ की परत चढ़ जाती है, जिसे जंग कहते हैं। यहाँ पर बात आए संक्षारण की सुरक्षा की। संक्षारण से हम सुरक्षा कैसे कर सकते हैं। लोहे को जंग लगने से बचाया जा सकता है पेंट करके, तेल लगाकर, ग्रीज लगाकर, यासद लेपन करके, क्रोमियम लेपन द्वारा, एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। यासद लेपन क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जास्ते की पतली परत चढ़ाई जाती है, इसे यासद लेपन प्रक्रम कहते हैं, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मिश्र धातु क्या होता है। मिश्र धातु, ठीक है। मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण होते हैं, जिसे मिश्र धातु कहते हैं। जैसे यहाँ पर लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। यहाँ पर इस्पात स्टील लोहा और निकेल क्रोमियम के साथ बनता है इस्पात। पीतल कॉपर और जिंक का मिश्रण। कांसा
कॉपर और टीन का मिश्रण, सोल्डर लेड और टीन का मिश्रण, अमलगम मरकरी जिसे पारद या पारा कहते हैं वह अन्य तत्व के साथ अमलगम बना लेता है। जितना भी ये बताया गया कई बार पूछा गया है, कृपया इसे नोट डाउन करें। ये VVI है, ठीक है। आज इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। इस वीडियो में जितना भी आपको लिखाया जाता है प्रत्येक ऑब्जेक्टिव के रूप में काम आएगा। थैंक यू। आप लोग NCERT पर अच्छे से ध्यान दें क्योंकि वे बहुत काम आने वाले हैं।